एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 के पेपर 1 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और आप लोग अब पेपर 2 की तैयारी में होंगे। कभी सोचा है आपने कि पेपर 2 में आप जो अनुवाद करते हैं या फिर जो आप एस्से लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उसकी मार्किंग कैसे की जाती है? आज के इस सत्र में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि पेपर 2 के अनुवाद और एस्से की मार्किंग कैसे की जाती है या इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2 बार या 3 बार एसएससी की परीक्षा दे चुके होंगे। आपने अनुवाद बहुत अच्छा किया, अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, पर जब आप उसमें देखते हैं अपनी अपेक्षा के अनुसार नंबर नहीं पाते। आरटीआई के माध्यम से आप अपने प्रश्न पत्रों को मंगाए होंगे, आपने उसमें देखा होगा कि आपने 50 में से 50 किया है, लेकिन उसमें आपको नंबर मिले हैं 50 में से केवल 20 या 22 या 25। आप चौंक उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए हम बात शुरू करें। आज हम देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया रखी जाती है इसमें। आइए फिर हम इवैल्यूएशन मेथड देखते हैं। देखिए यहाँ आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है मेथड ऑफ ट्रांसलेशन। मेथड ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई वाक्य दिया गया है, वाक्य को आप शब्दानुवाद मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं या फिर भाव के अनुसार या फिर जंबल सेंटेंस करके करते हैं। किस तरह से करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए एक शब्द देता हूं मैं, एक वाक्य यहां जैसे मैंने लिखा है, देखिए, वे एक दूसरे से बैर करते थे। अमूमन बैर करते थे, थे है तो आप पास्ट इंडेफिनिट मांगेंगे और पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार इसका अनुवाद करेंगे। अधिकांश लोग कहेंगे दे यूज्ड टू, करते थे, यूज्ड टू लगाते हैं हम लोग अक्सर, दे यूज्ड टू, बाकी चीजें ऐसे लिखेंगे। अब इसमें यूज्ड टू तो लिख दिया, बैर के लिए क्या होगा? तो मान लीजिए दे यूज्ड टू बी, ऊपर वाला ही लिख देता हूं, मुझे याद आ गया, एनिमिकल। अगर नहीं आता है तो उसके बदले आप कोई एक शब्द ढूंढेंगे और दे यूज्ड टू बी शत्रु, दुश्मन के लिए क्या लिखेंगे? एनिमी, एनिमी, दे यूज्ड टू बी एनिमी। बहुत लोग इस तरह से करके आएंगे, मतलब इसको प्रयास करेंगे भाव अनुवाद करने का। चूंकि शब्द नहीं मिला तो कुछ इस तरह लिख करके एनिमी टू ईच अदर, टू वन अनदर, जो भी लिखेंगे, जबकि वास्तव में इसका अनुवाद होना चाहिए दे आर एनिमिकल टू वन अनदर। यहाँ ईच अदर नहीं होगा, एक दूसरे से। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनिमिकल जो शब्द है सही शब्द है बैर के लिए, और दे आर मतलब हमेशा ही एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, तो इसका सही अनुवाद ये ऊपर वाला होगा। लेकिन अधिकांश लोग ये ऊपर वाला पैटर्न नहीं लिख करके इस प्रारूप में अनुवाद करेंगे या फिर कोई और शब्द जोड़ेंगे, यहां उनके नंबर कटेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूं कि मैं बाजार जाता था, आपने उसमें लिख दिया आई यूज्ड टू गो या फिर आई एम टू गो। इस तरह से बहुत भूलें करते हैं हम लोग। तो अगर ऐसी कोई भूल है तो आपको इसमें नंबर भी मिलेगा। ये पहला हो गया, इसलिए मैंने यहां लिखा है मेथड ऑफ ट्रांसलेशन। आपको समझना है कि इस वाक्य का भाव अनुवाद ही होगा तो भाव अनुवाद करना है, शब्द अनुवाद करना है तो शब्द अनुवाद करना है। उसके बाद दूसरा आता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब का पोजीशन एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कहां कैसे होना चाहिए पूर्व निर्धारित होता है। अगर आप उस पैटर्न पर नहीं काम करते हैं तो फिर आपके नंबर कटते हैं। जैसे मान लीजिए यहां मैंने एक वाक्य लिखा है, उसके बचने की जो कुछ आशा थी वो मिट गई। इसका अनुवाद होगा द लिटिल होप। यहाँ ए लिटिल लिखेंगे गलत हो जाएगा। द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ हो, होप मतलब आशा, ही हैड ऑफ हिज रिकवरी, बचने की। यहाँ सर्वाइवल भी कुछ लोग लिखेंगे। फेडेड, ये जो फेडेड शब्द है, ये फेडेड की जगह आपने कुछ और शब्द लिख दिया या इसको आगे पीछे ले दिया, या फिर किसी वाक्य में मैंने पीछे ही बताया, जैसे टाइम जहां लिखना है वहां टाइम नहीं लिखा, टाइम लास्ट में लिखा, या लास्ट में लिखना है तो पहले लिखा। इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन का जो आप करते हैं, इसकी जो गलती करते हैं उसके कारण आपके नंबर कटते हैं। उसके बाद आता है ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर का मतलब होता है कि वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम कई बार उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख देते हैं। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्यूचर के वाक्यों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, वो आप समझ नहीं पाते तो उसमें भी गलती करते हैं। तो अगर आपका टेंस फॉर्मेशन गलत है, टेंस की दिक्कतें आती हैं तो उसमें नंबर कटता है। उसके बाद ट्रांसलिटरेशन है। कई बार शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं होते तो हम क्या करते हैं, यथारूप उसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम बैर लिखे हैं, तो बैर का हमको नहीं आता है तो हम BAIR लिख दिए।
ठीक है। इसी तरह से हकीम, मान लीजिए अगला वाक्य दिया हुआ, तो यहाँ हकीम लिख दिए HAKI। अब पढ़ने वाले इसे हाकिम पढ़े या हकीम पढ़े उसके ऊपर है, तो क्या लिखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने 2 से अधिक शब्द ट्रांसलिटरेट किया, जैसे अंग्रेजी के शब्दों को यथारूप हिंदी में बहुत लोग करते हैं इस तरह से, आप खाली उसको रोमन लिपि में लिख देते हैं, तब आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। और 2 से अधिक है तो आपके नंबर कटते हैं। उसके बाद है हैंड राइटिंग, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर आप ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एग्जामिनर क्या पढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है पंक्चुएशन, जहां देखिए ऊपर वाले वाक्य में यहाँ कहीं कॉमा का प्रयोग किया गया है। जहां कॉमा का प्रयोग होना चाहिए वहां कॉमा, जहां कॉलन का है वहां कॉलन। मूल पाठ में देखिए जहां इन चीजों का प्रयोग हुआ है उसका अगर आप नहीं प्रयोग करते हैं तो आपके नंबर कटते हैं। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 प्रारूप बताया, अगर मान लीजिए आपके वाक्य में 6 के 6 गड़बड़ हैं तो 50 नंबर से मुश्किल से आपको 20 अंक मिलेंगे और फिर आप पास नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं अनुवाद करिए, फिर आप इस क्राइटेरिया के अनुसार अपनी जांच करिए। आप अपने मास्टर खुद बन सकते हैं और अपनी सुधार कर सकते हैं। अब जैसे 2 अनुवाद के लिए वाक्य आपको देता हूं, देखें क्या करते हैं। 2 तो मैंने बता दिया, इसका मैंने बता दिया, इसका बता दिया। अब आते हैं नीम हकीम खतराए जान या खतरे जान, इसका क्या अनुवाद होना चाहिए। इसके लिए होता है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये सही है। अब इसमें क्या है, मुहावरे, इडियम एंड फ्रेजेज जिसको कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, इनका अनुवाद एक विशेष ढंग से होता है। अगर उसमें शब्दों का हेरफेर आपने किया तो वहां भी अंक कटते हैं। अगर अनुवाद में ऐसी गलती आप करते हैं तो आज से सचेत हो जाइए। अगली चर्चा में फिर हम बात करेंगे कि अच्छे अंक कैसे ले आएं। इन गलतियों को सुधारें, ये जो मैंने कहा है, और अपनी जांच खुद करें, खुद करके फिर बताएं कि कैसा रहा। अगले सत्र में फिर अनुवाद के प्रारूप की ओर हम फिर प्रवेश करेंगे।